हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर के बेस्ट 50 एमसीक्यूज पे, यानी मैराथन पर। और आज है इसका डे 3। डे 1 डे 2 में हम लोग ने 50-50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आज मिलाकर क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, यानी 150 क्वेश्चंस का जो ये सफर है ये आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि आज के आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज में आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये सेशंस किन किन एग्जाम्स को लेकर बेनिफिशियल है? जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर और वीपीओ। तो इतने लंबे समय से जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज के सेशन में एक बार फिर से अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करिए। कहां गलत है, कहां सही कर रहे हैं, कहां पर सुधार करने की रिक्वायरमेंट है, ये आपको इन क्वेश्चंस की मदद से जरूर समझ में आएगा। आपको बिल्कुल क्लियर कट तरीके से सिलेबस गिवन है कंप्यूटर का। इसी सिलेबस को देखते हुए आपको तैयारी करनी है। इसी सिलेबस को देखते हुए आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये सब आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। सर कैसे करें कंप्यूटर की तैयारी जो कि इन सभी एग्जाम्स को लेकर सफिशिएंट हो? आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, यूपी ट्रिपल एससी फुल कंप्यूटर कोर्स, सभी एग्जाम्स को लेकर टारगेट करते हुए 70+ आवर्स का कंप्लीट कोर्स, टोटल वीडियो 60+, 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। यहां पर क्या क्या आपको कवर करवाया गया है? टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज, सबको एमसीक्यू वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा कंप्यूटर का। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक, कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी पीडीएफ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसी को रिवाइज करते रहिए, एग्जामिनेशन तक ये सफिशिएंट है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली आप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 2 वाले मैराथन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। यह क्वेश्चन काफी आसान था, जिसका आंसर काफी लोगों ने बिल्कुल सही दिया। Among these which is not the pillar of e-governance, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है, पिलर नहीं है? हम जानते हैं ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल पिलर्स कितने होते हैं? दैट इज 4। 4 होते हैं पिलर। कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, PPTR, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस। तो यहां पर क्या क्या गिवन था? पीपल था, प्रोसेस था, टेक्नोलॉजी था, लेकिन प्रोटोकॉल यहां पर गिवन है जो कि पिलर नहीं है। प्रोटोकॉल की जगह पर क्या है? रिसोर्सेज है। तो PPTR, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, ये होगा करेक्ट आंसर पिलर्स की जब भी बात करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस। हियर T स्टैंड्स फॉर। कह रहा है ई गवर्नेंस का जो मूल रूप है उसे स्मार्ट गवर्नेंस की ओर एक कदम, वो स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ ही एक कदम लेता है। यहां पर T का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस नो डाउट स्मार्ट है ना? जैसे आप स्मार्ट हैं वैसे ही ई गवर्नेंस भी स्मार्ट है। यहां पर स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको यह पता होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। यहां T क्या है? टेक्नोलॉजी, टाइमिंग, ट्रांसपेरेंट या टोपोलॉजी? टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं, टाइमिंग नहीं, ट्रांसपेरेंट जी हां, यानी जो ई गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है ई गवर्नेंस में, जो कि अक्सर पूछी जाती है? S मतलब सिंपल होनी चाहिए, M मतलब मोरल वैल्यूज वाली होनी चाहिए, फ्री अकाउंटेबल, A मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई रिस्पॉन्स करे। ऐसा ना हो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, यह नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो स्मार्ट का मतलब क्या है? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और
ट्रांसपेरेंट। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन ई गवर्नेंस डिजी लॉकर इज कनेक्टेड विद। ई गवर्नेंस में डिजी लॉकर किससे जुड़ा है? जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये हमें याद नहीं रहेगा, उसको तुरंत पॉज करके वीडियो को नोट जरूर करिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को पॉज किया क्वेश्चन में और आपको जो पॉइंट्स दिखे, जैसे यहां पर आपको क्या दिखा, ई गवर्नेंस में स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने नोट कर ली एक जगह पर। तो एक जगह पर नोट जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आप फटाफट इसको रिवाइज कर पाए, है ना, इस तरीके से नोट करना है आपको। तो कह रहा है ई गवर्नेंस में डिजी लॉकर क्या है। हम जानते हैं डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड या जितनी भी डिग्रीज या मार्कशीट हमारे पास में है, उन सबको हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। ये है डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट। और डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, मोबाइल नंबर की, या ए एंड सी बोथ? क्या होगा? पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 3, यानी ए और सी भी बोल सकते हैं, 1 एंड 3 भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है किसमें? डिजी लॉकर के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, उमंग एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय। जब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की, जब हम बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस की, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो क्या है? उमंग एप्लीकेशन। अब उमंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आरबीआई, यूपीआई, एनपीसीआई या एनईएफटी? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई। अब ये उमंग एप्लीकेशन में उमंग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड उमंग। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एनपीसीआई। तो उमंग एप्लीकेशन ये रही इसकी फुल फॉर्म, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनपीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज डिजी लॉकर लॉन्च्ड विच इज प्लेइंग अ माइलस्टोन इन ई गवर्नेंस। क्या डिजी लॉकर कह रहा है कब लॉन्च किया गया, जो ई गवर्नेंस में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है? कह रहा ई गवर्नेंस को करने के लिए डिजी लॉकर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया, ये आपको ईयर पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि डिजी लॉकर को लॉन्च करने वाले हैं कौन। ईयर है 1 जुलाई 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर लॉन्च किया गया। कब? 1 जुलाई 2015 को। तो ये भी याद रखिए 1 जुलाई को, और ईयर भी याद रखिए 2015 को। और ये लॉन्च किसने किया? द पर्सन इज अमित रंजन। द पर्सन बिहाइंड दिस डिजी लॉकर इज, जिन्होंने इसको बनाया, जो इसके फाउंडर हैं, दैट इज अमित रंजन। अमित रंजन। नेक्स्ट, द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स have to communicate automatically, not via humans. What is this called? क्या कह रहा है? Huge number of devices, कई सारी devices connected to the internet, जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, IoT से जुड़ी हुई हैं, to communicate automatically, जो ऑटोमेटिक मैनर में काम कर रही हैं, not via humans, जिसमें ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को मनुष्यों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संचार करना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? मशीन टू मशीन। जहां पर ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, जो कि आईओटी के सेंस में होता है, तो इसे क्या बोल देते हैं? M2M, यानी मशीन टू मशीन। क्लियर है? जैसे स्मार्ट वॉच और इंटरनेट क्या आपस में कोरिलेटेड है? जी हां। क्या कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है? जी नहीं।
तो ये क्या है? IoT डिवाइस। और ये कैसी है? मशीन टू मशीन है। नेक्स्ट, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स लॉन्ग रेंज, लो पावर एंड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन फॉर IoT। डैश एक वायरलेस तकनीक है जो कि IoT के लिए लंबी दूरी, कम शक्ति और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करती है। बताइए, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग रेंज, दूर तक, लो पावर, कम पावर को कंज्यूम करते हुए और सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन करती है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? दैट इज कॉल्ड LORA, लोरा। LORA का मतलब दैट इज कॉल्ड लो रेंज रेडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए। वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिगबी है ना, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है। लेकिन ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो IoT में यूज होती है? किस पर्पज से? लो रेंज और लो पावर, रेंज भी कम हो और पावर भी कम हो और सिक्योर हो, सिक्योरिटी भी हो। ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज LORA। नाम से ही समझ में आ रहा है, LO का मतलब लॉन्ग, RA का मतलब रेंज, रेडियो, लॉन्ग रेंज रेडियो। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT फॉर कंस्ट्रेंट डिवाइसेस। कह रहा है अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का उपयोग IoT में प्रतिबंधित उपकरणों के लिए किया जाता है। ये कौन सी है? जो रिक्वेस्ट करने पर रिस्पॉन्स देती है, IoT में यूज होने वाली प्रोटोकॉल है। और कंस्ट्रेंट डिवाइसेस यानी ये डिवाइसेस को एक तरीके से बांध के रखती है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंधित, यानी प्रतिबंध लगाती है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखती है, बांध के रखती है। दैट इज कॉल्ड कोप। अब कैसे पता चला कोप होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्स्ट्रेंट, बांध के रखने वाली, तो आंसर क्या होगा? कोप। जहां पर CO का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रेंट, A का मतलब क्या है? एप्लीकेशन, और P का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिसे क्या बोलते हैं? कोप। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्स्ट्रेंट मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोप प्रोटोकॉल, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच अमंग दीज डज नॉट एग्जिस्ट इन 5 C's ऑफ IoT। कह रहा है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के टोटल नंबर ऑफ C's कितने हैं? 5। इनमें से कौन सा C नहीं है? कनेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी, साइबर सिक्योरिटी या कंटेंट। 5 C में से कौन सा C नहीं है? हम लोग जानते हैं कि IoT के केस में जो 5 C हैं वो कौन से हैं? कनेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉम्प्लायंस, कोएग्जिस्टेंस और साइबर सिक्योरिटी। कनेक्टिविटी का मतलब कि डिवाइसेस में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिवाइसेस काम करती रहनी चाहिए। कॉम्प्लायंस का मतलब कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, कॉम्प्लायंस हो, नियमों का पालन कर रही हो, कॉम्प्लायंस हो। कोएग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट कर रही हो, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो डिवाइसेस। और साइबर सिक्योरिटी यानी वो डिवाइसेस सिक्योर भी हो। लेकिन कंटेंट तो नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। और ये पांचों याद रखिएगा, 5 C's ऑफ IoT। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स ई-गवर्नेंस इन इंडिया वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम की स्थापना क्या थी? तो मेजर स्टेप ई-गवर्नेंस इंडिया में क्या था दोस्तों? क्या बता सकते हैं? ARPANET, 5G, IRDA या NIC? NIC इज द करेक्ट आंसर। यानी ई गवर्नेंस में जो पहला बड़ा कदम लिया गया वो क्या लिया गया? इंडिया के अंदर स्थापना की गई NIC की, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर ई गवर्नेंस का जो पहला बड़ा स्टेप लिया गया वो क्या लिया गया? कैसे ई गवर्नेंस काम करेगा, कैसे इस पर काम किया जाएगा, ये सारा देखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्लियर है? NIC जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एन इक्वेशन ऑफ IoT इज।
कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, कौन सी है बताइए। हम लोग जानते हैं कि आईओटी के केस में जो बेस्ट इक्वेशन मानी जाती है वो क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर का होना जरूरी है और इंटरनेट का होना भी जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देयर मस्ट बी द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, कंट्रोलर सेंसर्स का होना यानी सेंसर डिवाइसेस का होना जरूरी है, एक्चुएटर्स का होना और इंटरनेट का होना कंपलसरी है। तो यही है आईओटी की सही इक्वेशन। नेक्स्ट, डैश हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर। डैश के पास दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है। हम जानते हैं कि हडूप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिग डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो हडूप क्लस्टर है वो किस कंपनी के पास में है, फेसबुक के पास। क्योंकि सबसे बड़ा डेटा इस समय किस कंपनी के पास में है, मेटा कंपनी। मेटा मतलब फेसबुक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज फेसबुक। नेक्स्ट, व्हाट लाइसेंस इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर। हडूप किस लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है। कह रहा है हडूप एक ओपन सोर्स है, तो इसको किसी ना किसी से तो रजिस्ट्रेशन मिला है, किसी ना किसी से तो लाइसेंस मिला है इसको। किसके द्वारा, शेयरवेयर, कॉमर्शियल, मोजिला पब्लिक लाइसेंस या अपाचे लाइसेंस 2.0। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल हडूप को जो लाइसेंस दिया गया वो किसने दिया, अपाचे कंपनी का है हडूप। तो यानी लाइसेंस इसको किसने दिया होगा, अपाचे ने। तो करेक्ट आंसर है अपाचे लाइसेंस 2.0 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश वाज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोसेसर दैट कम इन 1979। वर्ल्ड प्रोसेसिंग आपके सिलेबस में गिवन है और वर्ल्ड प्रोसेसिंग से सबसे प्यारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, डैश वाज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर दैट केम इन 1979। डैश सबसे पहला वर्ल्ड प्रोसेसर था जो 1979 में आया था। क्या नाम है इसका, वर्ल्ड पैड, नोट पैड, वर्ल्ड स्टार या एमएस वर्ड। करेक्ट आंसर है वर्ड स्टार जो कि पहला वर्ल्ड प्रोसेसर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड प्रोसेसर क्या है, एमएस वर्ड। लेकिन दुनिया में आने वाला पहला वर्ल्ड प्रोसेसर कौन सा है, वर्ल्ड स्टार है। नेक्स्ट, डैश इज एन गूगल ऑनलाइन वर्ल्ड प्रोसेसर दैट लेट्स यू टू क्रिएट एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स। डैश क्या एक गूगल ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जो आपको दस्तावेज बनाने और प्रारूपित करने की सुविधा देता है, उसे क्या बोलते हैं। तो गूगल द्वारा डेवलप किए गए वर्ड प्रोसेसर का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का तो एमएस वर्ड है, लेकिन गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर क्या है, गूगल डॉक्स। क्या है, गूगल डॉक्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, बहुत ही फेमस है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड गूगल डॉक्स। जैसे गूगल की शीट भी आती है, गूगल शीट के नाम से, है ना, जिस पर आप रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होती है, एक्सेल के तरीके से ही काम करती है, दैट इज गूगल शीट। ऑनलाइन शीट होती है। वैसे ही गूगल का जो डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉल्ड गूगल डॉक। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। डैश इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है। तो इंटरनेट कब आया, 1 जनवरी 1983। कब आया दोस्तों, 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे माना जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आता है उसको तुरंत नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर हम जानते हैं सर्वर है, सर्वर को किस नाम से जानते हैं, हब, होस्ट, गेटवे या रिपीटर। हम जानते हैं कि इंटरनेट पर एक क्लाइंट होता है जिसको ब्राउजर बोलते हैं, सर्वर होता है जिसको होस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, होस्ट इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट को ब्राउजर बोलते हैं या ब्राउजर को क्लाइंट बोलते हैं और सर्वर को होस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अ सर्विस दैट अलाउ अ यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। वह सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे आप
हम एक जगह पर बैठ के किसी के दूसरे के कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम किसी दूसरे के कंप्यूटर में देख सकते हैं। कौन कौन से? एमई एडमिन, टीम व्यूअर, है ना, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? टेलनेट सर्विस। इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करती है वो कौन सी है? दैट इज कॉल्ड टेलनेट, जो कि एक रिमोट प्रोटोकॉल है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी रिमोट पूछा जाए, कभी भी टेलनेट के बारे में पूछा जाए, या लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा? टेलनेट प्रोटोकॉल इज द राइट वन। नेक्स्ट, WannaCry, एड्स, क्रिप्टोलॉकर, बैड रैबिट आर टाइप्स ऑफ। कह रहा है WannaCry, एड्स, क्रिप्टोलॉकर, बैड रैबिट ये किसके प्रकार है? फिशिंग के, की लॉगर के, ट्रोजन हॉर्स के, या रैंसमवेयर के? ये सब रैंसमवेयर हैं। WannaCry बहुत फेमस रैंसमवेयर है ना। रैंसमवेयर क्या करता है? फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर देता है, ताला लगा देता है, लॉक लगा देता है। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ malware that download onto a computer disguised as a legitimate program। कह रहा है ये एक प्रकार का malware है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। कह रहा है एक ऐसा malware है, एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है जो देखने में तो बड़ा सही लगता है कि यूजफुल है, लेकिन होता नहीं है। कंप्यूटर डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, जो वैध प्रोग्राम लगता है लेकिन होता नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। यानी ट्रोजन हॉर्स क्या है? इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, जो अपने आप को बड़ा भरोसेमंद दिखाता है लेकिन होता नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, डैश वॉज अ बूट सेक्टर वायरस विच मीन्स इट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। सोचो, कह रहा है डैश वॉज अ बूट सेक्टर वायरस, ये बूट सेक्टर वायरस है जो कंप्यूटर को बूट होने से रोकता है। विच मीन्स इट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क, जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। पहला जो बूट सेक्टर वायरस है उसका नाम क्या है? ब्रेन है। पहला वायरस कौन सा है? क्रीपर। पहला एंटीवायरस कौन सा है? रीपर। और रेसिडेंट क्या है? एक ऐसा वायरस जो रैम में रहता है। द वायरस विच स्टेज इन द रैम आर कॉल्ड रेसिडेंट वायरस। नेक्स्ट, डैश इज एन इथिकल सिक्योरिटी हैकर हुज जॉब इन्वॉल्व्स हैकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू डिटेक्ट सिक्योरिटी रिस्क। कह रहा है डैश एक नैतिक सुरक्षा हैकर है जिसका काम सुरक्षा जोखिम का पता लगाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हैकिंग करना है। इथिकल सिक्योरिटी हैकर का मतलब जो मर्यादा में रहकर हैकिंग करता है, जिसको हैकिंग करने के लिए कंपनीज या सरकार ने अपॉइंट किया है। ऐसे हैकर को क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर, है ना, जो गुड बॉयज के टर्म में आते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर। इसको कौन अपॉइंट करता है? कोई कंपनी या सरकार। क्यों? इससे पहले कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक करे, आप सामने वाले के कंप्यूटर को हैक कर लीजिए, है ना। ये सिखाता है, ये सिखाता है कि कोई आप पर गोली चलाए, इससे पहले आप सेल्फ डिफेंस में गोली चला दीजिए, है ना। अपराध नहीं है। क्या है? व्हाइट हैट हैकर, जो आपको प्रोटेक्ट करे। किससे? हैकिंग से, मैलवेयर से। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्हाइट हैट हैकर्स की। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। डैश को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा आंसर? प्रोटोकॉल कन्वर्टर का मतलब गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है? एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना, या आप कह सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड गेटवे। अलग अलग प्रोटोकॉल्स की बात हो, अलग नेटवर्क की बात हो, प्रोटोकॉल कन्वर्टर की बात हो, तो आंसर क्या होगा? गेटवे। नेक्स्ट, व्हाट इज द जूम रेंज इन MS Excel 365? स्प्रेडशीट से क्वेश्चन, एक्सेल से क्वेश्चन। MS Excel 365 में जो जूम की रेंज है वो क्या है? जरा सोच के बताओ कि एक्सेल में मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है और मैक्सिमम कितना? बिल्कुल सही, मिनिमम तो 10 किया जा सकता है और मैक्सिमम 400।
400 से ज्यादा जूम कर पाना पॉसिबल नहीं है एक्सेल के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 10% टू 400%, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400, बाय डिफॉल्ट 100%, बाय डिफॉल्ट सभी के केस में क्या होगा, 100। Which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का एक उदाहरण है? किसकी बात हो रही है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है, डॉलर का यूज होता है रोज एंड कॉलम्स दोनों से पहले, यानी 2 बार डॉलर का यूज कहां पर हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में $8 $9, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, Which one is default word processor for Microsoft Windows? बताइए, Microsoft Windows के लिए कौन सा डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है? डिफॉल्ट का मतलब जब विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा वर्ड प्रोसेसर आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट रूप में, दैट इज MS वर्ड, नहीं, वर्ड पैड, यस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। MS वर्ड तो हमें इंस्टॉल करना होता है, MS ऑफिस के साथ मिलता है ना, MS ऑफिस के साथ मिलेगा, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है, वर्ड पैड, और ये भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट का है और वर्ड पैड भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSID इन इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस प्रिंटर? वायरलेस प्रिंटर की स्थापना में SSID का पूर्ण रूप क्या है? जब हम वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो एक वाईफाई का नाम आता है लिखकर, जो हम ही लोग डिसाइड करते हैं कि वाईफाई का नाम ये होगा, तो उस वाईफाई के नाम को बोलते हैं SSID, और SSID की फुल फॉर्म क्या है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉकवेदर। गैरी स्टॉकवेदर द्वारा आविष्कार किए गए पहले लेजर प्रिंटर का नाम बताइए। सोचो क्या होगा, पढ़ो। बिल्कुल सही। यहां से हमें एक बात और पता चल रही है, क्या, कि जो लेजर प्रिंटर है वो किसने इन्वेंट किया है, गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा, और जो पहला लेजर प्रिंटर है उसका नाम क्या है, Xerox 9700, Xerox 9700, दैट इज द करेक्ट वन। और ये जो Xerox प्रिंटर है, जो लेजर प्रिंटर है, ये किसने इन्वेंट किया, गैरी स्टॉकवेदर ने। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इज। कह रहे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का जो नवीनतम ऑनलाइन संस्करण है वो क्या है? हम लोग जानते हैं वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, 2021 है, लेकिन ऑनलाइन की जब बात करते हैं तो आंसर क्या होता है, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ऑनलाइन के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365, दैट इज द राइट वन। और अगर ऑनलाइन ना दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो आंसर हो जाता 2021, 2021। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर BCC इन जीमेल? जीमेल में BCC के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब कि अगर किसी भी ईमेल को आप BCC में रखते हैं तो कोई ये नहीं देख पाएगा कि आपने किस किस के मेल को BCC में रखा और सेंड किया है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के तरीके से, एनोनिमस तरीके से आपके मेल को भेजेगा BCC। तो BCC के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+Shift+B। BCC को एक्टिव करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+Shift+B। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी व्यूज आर अवेलेबल अंडर व्यूज टैब इन MS वर्ड 2021? MS वर्ड 2021 में व्यूज टैब के अंतर्गत कितने व्यूज उपलब्ध हैं? हम लोग जानते हैं कि MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब में व्यू टैब होता है, लेकिन MS वर्ड में जो व्यू टैब है उसमें कितने तरीके के व्यूज गिवन हैं? 5 तरीके के। कौन कौन से?
रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग से ये क्वेश्चन आता हुआ, एमएस वर्ड से ये क्वेश्चन आता हुआ। और व्यूज कितने तरीके के हैं? व्यूज हमें देखने को मिलते हैं व्यू टैब के अंदर। जब व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये 5 तरीके के व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 टू डिस्प्ले द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स? एमएस वर्ड 2021 में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वर्ड काउंट का मतलब कितने पैराग्राफ टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स टाइप किए, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स अगर हमें देखनी है तो किसका यूज करेंगे? द आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट जी का। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट जी दबाकर वर्ड काउंट वाला बॉक्स ओपन हो जाता है और इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में हमने कितने पेजेस टाइप किए, कितने वर्ड्स टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स टाइप किए, कितने पैराग्राफ और कितनी लाइंस को टाइप किया है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2021 यूजेस द डैश फॉन्ट एंड डैश पॉइंट फॉन्ट साइज एज द डिफॉल्ट सेटिंग। कह रहा है एमएस वर्ड 2021 में डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में कितने फॉन्ट और डैश बिंदु फॉन्ट आकार का उपयोग किया जाता है? लेटेस्ट वाले वर्जन में कैलिब्री का यूज करते हैं और इसका फॉन्ट का साइज कितना है? 11 पॉइंट। पुराने वाले वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन का यूज करते थे और फॉन्ट का साइज कितना था? 12। लेकिन लेटेस्ट वाले वर्जन्स में कैलिब्री 11 पॉइंट। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? हार्डवेयर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा जरूर। बताओ कि 3D प्रिंटर जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर। हम 3D टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, हम कोई पोस्ट ऑफिस बना सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूज में सुना भी होगा कि सरकार ने हाल ही में एक पोस्ट ऑफिस बना दिया है 3D प्रिंटर की मदद से, है ना? तो 3D प्रिंटर की मदद से कुछ इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी है वो क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस यूज्ड फॉर स्कैन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यह एक छोटा वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग उत्पादों की कीमत को स्कैन करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट में अगर हमें कीमत या उसकी एक्सपायरी डेट इन सबको स्कैन करके देखना है तो किसका यूज करेंगे? MICR कोड नहीं, स्कैनर, OMR या बारकोड रीडर। BCR इज द करेक्ट आंसर। बारकोड रीडर की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है, ये कितनी क्वांटिटी है, एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, है ना? ये सारी डिटेल्स छुपी होती हैं बार कोड रीडर की मदद से, जिसको हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट, विद अ गूगल वर्क स्पेस अकाउंट यू कैन सेंड अप टू डैश मैसेजेस पर डे विद इन द जीमेल ईमेल लिमिट। गूगल वर्क स्पेस खाते से आप जीमेल ईमेल सीमा के भीतर प्रतिदिन तक डैश संदेश भेज सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जीमेल की तो जीमेल में फ्री मैसेजेस भेजने की संख्या कितनी है? 500, है ना? 24 आवर्स में हम 500 मेल फ्री भेज सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा हमें भेजना है तो पेड अकाउंट लेना होगा जीमेल का, और जीमेल का पेड अकाउंट को क्या बोलते हैं? गूगल वर्क स्पेस। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 2000 मैसेजेस की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2000 मैसेजेस। फ्री वाले के केस में 500 और पेड वाले के केस में क्या होगा? 2000 मैसेजेस। नेक्स्ट, डैश इज एन ईमेल that has been returned to the sender due to a permanent error, most often an invalid address। बताइए, डैश एक ईमेल है जो स्थायी त्रुटि के कारण प्रेषक को वापस कर दिया गया। कह रहा है उसमें कोई अस्थायी त्रुटि थी, कोई कमी थी, जिसकी वजह से उसको रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया। अक्सर एक अमान्य पता, क्योंकि वो जो एड्रेस था वो ही गलत था जिसमें वो भेजने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी एरर को क्या बोलते हैं? हार्ड बाउंस, सॉफ्ट बाउंस, रैंडम बाउंस या ऑल ऑफ दीज।
अगर परमानेंट एरर है तो इसका मतलब हार्ड बाउंस। अगर नेटवर्क की एरर है तो इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बाउंस। नेटवर्क एरर में क्या होता है, कुछ समय के लिए बाउंस हो जाता है लेकिन बाद में फिर चला जाता है जब नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट बाउंस। लेकिन अगर ईमेल आईडी ही गलत है तो जाएगा नहीं, परमानेंट वापस आ जाएगा, और इस वापस आने को क्या बोलते हैं, बाउंस बैक, यानी हार्ड बाउंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है? फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, और बाय डिफॉल्ट क्या है, दैट इज रेगुलर। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड की बात करें तो इसमें फॉन्ट स्टाइल क्या क्या होते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप में हमको क्या दिखाई देता है, रेगुलर, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम और अ न्यू लोकेशन यू शुड यूज डैश कमांड। सोचिए, किसी मौजूदा फाइल को नए नाम से या नए स्थान के साथ सेव करने के लिए आपको किस कमांड को उपयोग करना चाहिए? अगर हम नई जगह पर फाइल को सेव करेंगे तो फाइल का नाम भी देंगे और लोकेशन भी देंगे, और नाम और लोकेशन देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेव एज का। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेव एज इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमैटिकली सर्चेस वेब पेजेस फॉर सर्टेन कीवर्ड। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से और व्यवस्थित रूप से कुछ कीवर्ड्स के लिए वेब पेज को खोजता है, उसे क्या बोलते हैं? तो वेब पेज को खोजने का काम किसका होता है, वेब स्क्रॉलर का या वेब स्पाइडर का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेब क्रॉलर इज द राइट वन। इसको वेब क्रॉलर भी बोल सकते हैं या इसको वेब स्पाइडर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? मैक्रोज बनाने के लिए एमएस वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? मैक्रोज कहां मिलता है, व्यू टैब में। मैक्रोज की बात करें तो मैक्रोज का काम क्या होता है, रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना। जो बार बार टास्क किए जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे, मैक्रोज का। ऑल्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस F8। और मैक्रोज को यूज करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, विजुअल बेसिक का। तो विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट द मैक्रोज? मैक्रोज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? द करेक्ट आंसर इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, या VBA या विजुअल बेसिक। नेक्स्ट, है ना, ये आप देख सकते हैं व्यू टैब के अंदर मैक्रोज आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एस एट डैश ऑफ ऑफिस बटन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऑफिस बटन के किस तरफ पर क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद है? क्विक एक्सेस टूल बार कहां पर होता है एमएस ऑफिस बटन के रिस्पेक्ट में एमएस वर्ड में? ये आंसर है राइट साइड। देखिएगा, ये ऑफिस बटन है, इस ऑफिस बटन के राइट साइड में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, सेव के, अंडू के, रीडू के, है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर क्विक एक्सेस टूल बार। What is the shortcut to insert a line break in MS Word 365? MS Word 365 में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि MS Word जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इस केस में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की होगी शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होगी? शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक की क्या होगी? सिर्फ एंटर, है ना, याद रखिएगा। What is the maximum number of primary partitions that can be created on a hard disk in Windows operating system? Windows operating system में हार्ड डिस्क पर प्राथमिक विभाजन का अधिकतम संख्या कितनी है? हार्ड डिस्क को जो हम डिवाइड करते हैं, जो हम पार्टीशन करते हैं, उसकी संख्या कितनी है? The answer is 4 प्राइमरी पार्टीशंस, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। तो टोटल पार्टीशंस हम कितने करते हैं? 4 प्राइमरी पार्टीशंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड। कह रहे कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन को उपयोग करते हैं।
अगर हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो हम किस की का यूज करेंगे, किस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। क्या होगा? कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 each page automatically has a dash margin by default। MS Word 2021 में प्रत्येक पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से स्वचालित रूप से डैश मार्जिन होते हैं। तो MS Word के केस में जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है वो कितनी होती है? 1 इंच की। चारों तरफ जो मार्जिन दी जाती है वो बाय डिफॉल्ट कितने इंच की होती है? 1 इंच नए वाले वर्जन में, और पहले वाले वर्जन में क्या था? ओल्ड वर्जन में 1.5 इंच, और अब क्या कर दिया गया? 1 इंच। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज इन MS Word 2021? MS Word 2021 में डिफॉल्ट पृष्ठ आकार क्या होगा? पेज का साइज बाय डिफॉल्ट MS Word में क्या है? लेटर। नए वाले वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट आपको क्या देखने को मिलता है? लेटर, जो कितने इंच का है? 8.5 इंटू 11 इंचेस। तो दोनों चीज याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट पेज का साइज लेटर है, और इंचेस में अगर पूछ ले तो आंसर 8.5 इंटू 11 इंच होगा। नेक्स्ट, डैश इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेट वेयर पीपल एंजॉय कंट्रोल ओवर द डेटा। डैश इंटरनेट का एक विकेंद्रीकृत रूप है जहां लोग अपने डेटा पर नियंत्रण का आनंद लेते हैं, जहां हम डेटा पर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बिना किसी नियंत्रण के हम उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेब 3.0। इसमें क्या होता है? जहां हम किसी भी कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी मर्जी से। दैट इज कॉल्ड वेब 3.0। नेक्स्ट, योर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। आपकी वर्ड दस्तावेज फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य डेटा फाइलें डैश वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को करप्ट करने वाला जो वायरस है उसे क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मैक्रो वायरस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट इन MS Word 2021? MS Word 2021 में सबस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू इज द राइट वन। याद रखने वाली बात क्या है कि अगर सुपर स्क्रिप्ट दिया हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी हो सकता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ना दिया हो तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस और इक्वल्स टू जो है वो एक ही कीबोर्ड की के ऊपर होता है। प्लस और इक्वल्स टू एक की के ऊपर ही होते हैं। तो कई बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस मान लेते हैं, कई बार कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू मान लेते हैं, है ना। लेकिन सही क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और सब स्क्रिप्ट के लिए आंसर क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल इज रिस्पेक्टिवली। SMTP और POP3 का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होती हैं वो कौन सी हैं? SMTP, POP3, IMAP, MIME। ये 4 प्रोटोकॉल्स का यूज होता है ईमेल में, जहां पर SMTP की मदद से मेल को भेजते हैं और POP3 की मदद से मेल को रिसीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? 25, और POP3 का पोर्ट नंबर क्या है? 110। क्लियर है? तो आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर आज के सेशन में स्कोर ये रहा। साथ ही साथ ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्या है ये क्वेश्चन? जरा ध्यान से देखिएगा। इन MS Word 2021 which tab comes next to the reference tab? MS Word 2021 में रेफरेंस टैब के आगे कौन सा टैब है? MS Word जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, लेकिन आपको बताना क्या है कि रेफरेंस टैब के आगे वाला टैब कौन सा है? मेलिंग, रिव्यू, व्यू या लेआउट? अगर टैब को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसकी जानकारी आपके पास में होगी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस, और कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक बार बढ़िया तरीके से कंप्यूटर को पढ़ लिया जाए, एक ही बार तो पढ़ना है ना, सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बढ़िया तरीके से कंप्यूटर को पढ़िए, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको फील होना चाहिए। और इसको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को भी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। यहां आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, हर एक चीज मिलने वाली है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।